बोल सकते हो। मान लो एक से दूसरे से ले लो, तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल ने। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ, कौन सा वीडियो है आपके पास? आरएमएस स्पीड पर। इसका जो डेरिवेशन है आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग देखें तो आरएमएस की ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है और ये क्या होता है पहले समझो। हम लोग इससे पहले बात समझते हैं एवरेज का, कि कोई चीज़ एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज जो भी कुछ होता है, इसका मतलब किससे होता है? कांस्टेंट से होता है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है? किसी जर्नी में, किसी लेंथ में, या किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। जैसे एग्जांपल, मैं अगर जर्नी की बात करूं, तो मान लो किसी ए पॉइंट से कहाँ तक आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहे हो, और ये यहाँ से आप, मान लिया मैंने यहाँ 0 से लेके कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक आप ट्रैवल किए। अब एवरेजली अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जो टाइम लगता है नियर अबाउट, अगर आप कहीं पे भी हो तो नियर अबाउट लगभग 2 आवर का, मैंने मान लिया कि कितना टाइम लगा, 2 आवर का। लेकिन एक्चुअल में तो आपकी जो स्पीड है ना, वो यहाँ पे वैरी की होंगी। कैसे वैरी किया होगा? कहीं पे आप 30 पर होगे, कहीं पर 60 पे होगे, कहीं पर 80 पे होगे, कहीं पर 0 होगा, या कहीं पर कुछ और 100 भी हो सकता है बीच में। मान लिया मैंने कहीं पे कितना है, यहाँ बीच में हो सकता है कि 100 फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये कहलाती क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो यहाँ जो 100 है, अगर मैं आपको 100 स्पीड पे फ़ोन करता और मैं पूछता, बताओ वी तक पहुँचे, आप जा रहे हो, इसमें कितना आपकी स्पीड है, तो आप कहोगे सर मेरा 100 है। और अगर आपका स्पीड 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 स्पीड होने का मतलब है कि आप, ये जर्नी अगर 100 किलोमीटर की जर्नी है, तो 100 किलोमीटर कवर करने में मैं क्या एज्यूम करूंगा कि लगभग 1 आवर के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन रियलिटी में आपको लगभग नियर अबाउट कितना टाइम लग जाता है? 2 आवर का टाइम लग जाता है। तो ये जो डेटा है ना, अगर मैं इस पर कॉल कर दूं तो आप कहोगे कि सर मेरा 30 स्पीड है, तो मैं क्या अंदाज लगाऊंगा? 1 घंटे में कितना कवर किया है? 30, एक और में कितना, 30, एक और, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सच्चाई है कि आप रियलिटी नियर अबाउट क्या 2 आवर में पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है ना, इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये डेटा टोटली क्या है आपके पास? फ्लैक्चुएटिंग डेटा है। और जब फ्लैक्चुएटिंग डेटा होता है, वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसको सारे डेटा से ही हम क्या बनाते हैं? एवरेज बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एवरेज एक स्पीड यहाँ पे मानूँ, मैं कहूँ एक कोई भी है दूसरी, यानी आप ही हो, आपकी स्पीड अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर मानूँ, ना मैं 30 एज्यूम करूँ ना 100, मतलब कुछ भी मैंने जो रियल है उसको मानना ही नहीं है। सारी जर्नी में मैंने कांस्टेंट वैल्यू लगा दी, कितना? 50। तो मैं एवरेजली कितना मानूंगा कि 1 घंटे में कितना कवर किया आपने? 50, और एक और में 50, तो मैंने टाइम कितना लिखा था? 2 आवर। तो करेक्ट है। यानी जो 50 है वो आपकी स्पीड शायद ही कहीं बीच में एक आध 2 10 बार रही होगी, या नहीं भी रही होगी, लेकिन आपके पास एवरेज कितना आएगा? 50 के आजू बाजू। यहाँ पे मैं 50 एवरेज ले रहा हूँ, तो वो कांस्टेंट डेटा लग गया। यानी उस जर्नी के अंदर कैसा डेटा लगा दिया गया? कांस्टेंट। तो किसी चीज़ का जजमेंट लेना हो तो जो डेटा रियल डेटा होता है ना, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग डेटा होता है। ये डेटा हमारे काम नहीं लगता। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक कौन सा, एक एवरेज डेटा लगाते हैं। उस डेटा को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज। या वो होता क्या है? कांस्टेंट। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर चलते हैं मॉलिक्यूलर पे। इसमें हम क्या करो, ऐसे समझ लो कि कोई एक इंसान है, जो कि मान लीजिए कि सपोज करो, मैंने कहा एवरेज कौन सी चीज़ है? कांस्टेंट होता है। मैंने मान लिया कि कोई इंसान जो है, उसने सिर्फ 15 दिन में, 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर उसने कितना कितना अर्न किया? 30,000, 30,000 अर्न किया। और उसने अगेन नेक्स्ट 15 डेज में क्या किया? उसने कुछ भी अर्न नहीं किया, 0। तो हम लोग मंथली काउंट करते हैं, तो 30 डेज में अगर काउंट किया जाए तो उसने कितना अर्न किया? 30,000। तो अगर आप एवरेज ही इसमें देखो, तो हम 0 से लेके कहाँ तक, पहले दिन से लेके कहाँ तक, मंथ में अगर 30 डेज हैं, 30 दिन मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम बीच में इसको डिवाइड करें तो हर दिन, यानी एवरी डे आप कितना मान सकते हो कि एक पर्सन हर दिन में कितना अर्न कर रहा? 1000 कर रहा। ये 15 दिन और आगे, मतलब पूरे हर एक दिन में कितना? 15। या उसको खर्च करना तो एक दिन में कितना खर्च कर सकता है? 1000 रुपीज़। इसका मतलब देखो, रियलिटी कुछ और थी कि इन दिनों में उसमें कुछ किया ही नहीं, लास्ट के दिनों में, स्टार्टिंग में ही अर्न किया। या कितनी भी 15 डेज में उसने क्या किया? अर्न किया। बाकी 15 डेज क्या रहा? बेटर रहा। तो हमारे पास जो एवरेज डेटा मंथली हमने जो कैलकुलेट किया, वो क्या हो गया? 1000 क्या पर डे के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी डेटा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एक और एग्जांपल और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एवरेज का मतलब समझना होगा आपको, एनीथिंग विच इज द कांस्टेंट ड्यूरिंग द गिवन लेंथ। उस जर्नी के अंदर एवरेज क्या हो जाता है? कांस्टेंट। एक और समझ लो, एक कोई स्टूडेंट है और मान लो एक दिन के अंदर, 1 डेज के, एक दिन के अंदर उसने क्या किया?
15 आवर स्टडी कर लिया, किसी ने कुछ सुना दिया दो चार बातें और उसने क्या किया 15 आवर स्टडी कर ली, कर सकता है। 24 आवर होते हैं एक दिन में, और रात में उसने 8 आवर सोने में दे दिया, 8 आवर सोने में दिया, और क्या मान लो आप 15 आवर स्टडी कर लिया, ये आपका स्लीपिंग टाइम हो गया, ये आपका स्टडी टाइम हो गया, और आपके पास कितना बचा, 1 आवर बचा इसमें, और एक्स्ट्रा काम तो आपके पास 24 आवर होगा ये आपके पास। अब बाकी के वो 29 डेज उसको मौका मिला बाहर घूमने का, तो मस्त आराम से निकला। तो देखो यहाँ पूरे मंथ में कितना उसका 30 डेज हो गया, वहाँ 30 डेज में उसने सिर्फ यहाँ कुछ भी स्टडी नहीं किया। टोटल कितना स्टडी किया उसने, 15 आवर। अगर आप इसका एवरेज निकालो मंथली बेस पर, तो आपके पास ये 0 है और ये 30 है, यानी तीनों 30 दिन में अगर इसको मैं कॉन्स्टेंटली डिवाइड करूँ तो 30 दिन में उसने कितना स्टडी की है, केवल 15 आवर। 15 आवर का मतलब हुआ कि 30 मिनट इन अ डे, यानी ना वो स्कूल गया ना कुछ किया, केवल 30 मिनट। और 30 मिनट कोई पढ़ेगा एक दिन में तो ज़रूरी नहीं कि वो पास हो जाए, ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में पास होना। तो 30 मिनट मतलब ये समझ लो ना के बराबर। बुक खोलोगे बंद करोगे 10 मिनट तो इसी में चले जाएंगे, और थोड़ा कहानी सुनोगे देखोगे कहानी खत्म, यानी 30 मिनट एवरेज पर डे आ रहा है, जो कि क्या है ना के बराबर है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ो ताकि ये नंबर बहुत ज़्यादा है और एवरेज है। तो आई होप अंडरस्टैंड कर गए होगी कि एवरेज मतलब किसी भी चीज़ का निकाला जा सकता है। वो जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द गिवन जर्नी और गिवन लेंथ, यानी जो भी कुछ हम डील कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो चलो ज़रा अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल क्या कर रहा है। जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी, पहले तो यहाँ पे ये समझो कि स्पीड, देखो मॉलिक्यूल जो गैस किसी कंटेनर के अंदर है ना, तो जो मॉलिक्यूल है ना वो क्या कर रहा है, उछल कूद, यानी मॉलिक्यूल क्या है, रैंडमली क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है यहाँ इस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे स्पीड कहना ज़्यादा बेहतर टर्म होता है एज कम्पेयर टू क्या होता है, वेलोसिटी। बिल्कुल वेलोसिटी भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन फिर देना होगा आपको। वेलोसिटी और स्पीड में क्या होता है, एक हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर हम इसको क्या बोलते हैं, स्पीड, यानी स्पीड, या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि जब हम डिफ्यूज रेट की बात करेंगे या डिफ्यूज किधर से किधर हो रहा, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, मान लो एक से दूसरे एंड जा रहा तो उसी को आप क्या बोल सकते हो, जैसे ये वेलोसिटी बोल सकते हो। बिल्कुल वही बात है, आप इधर जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में कितना 30 से, स्ट्रेट लाइन इधर है यानी ए से बी है, तो यही 30 आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। लेकिन हम वैल्यू यहाँ निकालने वाले हैं कि भाई वैल्यू क्या होगी, यानी इसका डेरिवेट करने वाले हैं कि ये क्या। तो ये आरएमएस क्यों निकालना है भाई, हमारे पास एवरेज है तो इसको एवरेज क्यों नहीं निकालते। तो देखो यहाँ कई बार क्या होता है, कुछ जगह है जहाँ पे हमें एवरेज, हमें हर चीज़ का क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, ताकि किसी चीज़ के बारे में हम क्या ले पाए, एक हम इंफॉर्मेशन ले पाए। तो यहाँ पे देखो जब हम किसी चीज़ का एवरेज निकालने जाएंगे तो हमारे पास नंबर सिस्टम का जो एवरेज होता है A+B/, या C/, क्या हो जाएगा 3, ये हमारे पास किसी चीज़ का क्या होता है, एवरेज होता है। और एवरेज निकालने के लिए अगर मैं दो नंबर की बात करूं तो A+B/, क्या होगा 2। अगर दोनों नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव है, तब तो दिक्कत नहीं है। मान लो 5+5/, क्या हो गया 2, आंसर क्या आ गया 5 आ गया, ओके। लेकिन यही नंबर अगर उल्टे हो जाए 5-5/, क्या हो जाएगा, यानी इनवर्स साइन में, तो एवरेज तो 0 आ जाएगा। अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ पे तो काम हुआ जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया, मतलब वो चीज़ हुई ही नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एवरेज निकालना क्या होने लगे डिफिकल्ट, या एवरेज ना आए, तो वहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, जुगाड़ लगा के कुछ नए तरीके का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस बोलते हैं। यानी ये भी एक टाइप से क्या है, एवरेज के जैसा ही है। जहाँ पे नॉर्मल नंबर सिस्टम वाला एवरेज निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, आरएमएस। कई जगह यहाँ पे जहाँ पे हमें ये डिफ़िकल्टी आती है किसको निकालने में, एवरेज निकालने में, या निकालना मुश्किल होता है या नहीं निकल पाता है, लेकिन वो काम तो हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक नई जुगाड़ लगा के क्या निकालते हैं, आरएमएस। और उसी स्पीड को फिर से हम क्या बोलते हैं, वो अगेन क्या एवरेज के जैसा ही एक्ट करता है, वो नहीं, वो कांस्टेंट ही होता है। जिसमें आप अल्टरनेटिंग करंट के अंदर देखो, आप जब भी साइन कॉस के फंक्शन में कोई चीज़ ऑसिलेटिंग होती है तो जितना पॉजिटिव लेता है उतना नेगेटिव, तो इसका एवरेज हमेशा 0 आता है। और एवरेज अगर 0 है तो वो चीज़ हुई नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये ना निकाल के हम क्या निकालते, यहाँ एवरेज आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल का एवरेज निकालना क्या रहा होगा, ये डिफ़िकल्ट है निकालना।
हालांकि इसकी वैल्यू आ जाती है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या निकालते हैं, आरएमएस निकालते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, जहाँ कॉमन एवरेज निकालना डिफिकल्ट होता है वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आरएमएस फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अब ज़रा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या है आपके पास, आरएमएस स्पीड। इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको रिवर्स में पढ़ने का, स्क्वायर मीन और रूट, स्क्वायर मीन रूट। तो आपके पास वी आर एम एस जो आएगा, रिवर्स जाओ, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर, तो जितने मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी सबके स्क्वायर कर दो, वी वन स्क्वायर, और मीन लो, वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस वी फोर स्क्वायर, जितने भी हैं डिवाइडेड बाई एन नंबर ले लो, तो डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, वी एन स्क्वायर, जितने मॉलिक्यूल हैं कंटेनर में फिक्स कोई नंबर रहा होगा, और लास्ट में क्या कर दो, रूट, यानी रूट ले लो। अब ये निगेटिव नेगेटिव भी होगा ना तो भी मिला जुला के क्या हो जाएगा, पहली बात तो स्पीड नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन अगर वो उल्टा उल्टा यानी वेलोसिटी की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी अगर आती भी है तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए नए तरीका का क्या निकाला जाता है, एवरेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरएमएस। इसको रिवर्स में पकड़ने का क्या है, स्क्वायर मीन और फिर बाद में क्या है, रूट। तो वी आरएमएस का मतलब क्या है, रिवर्स में जाएंगे, स्क्वायर मीन और रूट। तो आरएमएस स्पीड की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो ये तो इसका क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ कि किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। कैसे लिखना है कि आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मीन और रूट, यानी ये एक टाइप से क्या है, सिमिलर टू द एवरेज है, लेकिन एवरेज निकालना जब हमें डिफिकल्ट पड़े तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आरएमएस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डेरिवेशन को देखो, आगे जरा कंटिन्यू करते हैं। तो इसी में हम लोग इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में एट द एंड वो हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनको पता भी हो सकता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसकी जो वैल्यू आती है आपके पास वो अंडर रूट क्या आएगा, 3 RT बाई क्या आएगा, मोलर मास, क्या आएगा 3 RT बाई मोलर मास, या फिर यही वैल्यू क्या बनती है 3 KT बाई एम, जो कि क्या होगा आपके पास मास ऑफ क्या होगा, वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का जो भी मास आएगा वो होगा, और ये मोलर मास होगा। मोलर मास आई होप के जानते होंगे, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा, O2 का मोलर मास क्या होगा, 16 नहीं होगा, 2 है तो एक का होगा 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32, वो मोलर मास। अब यहाँ से यहाँ कैसे गए होंगे तो जरा समझ लो। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया होगा, पहले इसको जरा स्टेप को समझ लेते हैं। 3 RT बाई क्या है आपके पास, जो आपके पास मोलर मास होता है वो एक मोल के मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये आपके पास K बन जाता है। K मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो KT बाई क्या हो जाएगा, M। यही आपके पास रिजल्ट हो, यानी केवल और केवल किसको ओपन करना है, आपको मोलर मास को ओपन करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मोलर मास का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, एक मोल में, एक मोल का मतलब कितने पार्टिकल होना चाहिए, N0, यानी एवोगाद्रो नंबर इनटू क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो 3 KT बाई अंडर रूट के अंदर आएगा। ये आपके पास इसका क्या है, यहाँ से यहाँ टर्निंग है, केवल ये प्रूव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलो खैर, या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, चलो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं यहाँ पे और फिर समझते हैं कि ये कैसे आया हुआ। चलो, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है आपके पास, कोई भी गैस फिल्ड कर दिया गया। मॉलिक्यूल कैसा होता है वो सारे अजम्पशंस हम लोग मान के चलेंगे। क्या क्या अजम्पशन रहेंगे आपके पास, मॉलिक्यूल रिजिड होगा, कोलिजन इलास्टिक होगा, और मॉलिक्यूल के आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, आइडियल गैस वाले एज इट इज मानी जाएंगी। ओके, तो मानो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला और वो मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के कहाँ गया, यानी यहाँ से चल के क्या किया, इधर इस सरफेस पे जाके क्या किया, स्ट्राइक किया, टकराया। तो हम क्या कहेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द वन मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर बाय वन मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, इन वन कोलिजन, यानी एक मॉलिक्यूल उधर टकराया
तो क्या कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसफर बाय द वन मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन टू वॉल, यानी उसने वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा। तो उसने जो वॉल को मोमेंटम दिया होगा, यानी उस जो सरफेस है उसको जो मोमेंटम दिया होगा वो कितना दिया होगा, 2m इंटू वी, जिस वेलोसिटी से, तो मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये वी आर एम एस है, यानी मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड आई वो हमने क्या मान लिया, वी आर एम एस मान लिया, यानी सारे मॉलिक्यूल किससे चल रहा है, वी आर एम एस से। 2m वी आर एम एस, इस दीवार पे कितना, एक मॉलिक्यूल ने मोमेंटम ट्रांसफर बाय द वन मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, ध्यान रखना है यहाँ पे एक कोलिजन का, ये डेरिवेशन बड़ा अजीब होता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझना, एक कोलिजन में टू बॉल, और मॉलिक्यूल भी क्या है, एक, यानी एक बार टकराया और उसने क्या कर दिया, उसको मोमेंटम दे दिया कितना, 2m। अब आप ये सोच रहे होगे ये कहाँ से आया, तो कोलिजन थियरी के अकॉर्डिंग जब कोई वी वेलोसिटी से कोई भी मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जब ये यहाँ से क्या होता है, कोलाइड होके क्या होगा, वापस आएगा, तो फिर से अगर ये इलास्टिक कोलिजन तो वी वेलोसिटी रहती है, और जब आप चेंज इन मोमेंटम लगाते हो इसके लिए, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो। अब ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते हो तो आपके पास पी फाइनल माइनस क्या बनेगा, पी इनिशियल। अब पी फाइनल क्या होगा, आपके पास ये लौट के जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो माइनस एम वी होगा, और माइनस इनिशियल वाला उधर पॉजिटिव हो जाएगा एम वी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस ये माइनस रहेगा 2mv हो जाता है। ये किसका है, मॉलिक्यूल का है, लेकिन मैंने दीवार पे, यानी इस दीवार पे जर कितना आया होगा उतना ही मोमेंटम आएगा, मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से चला तो जितना मोमेंटम एक बार एक साइड चेंज इन मोमेंटम अगर जो इसको मिला वो उसको रिवर्स किसने किया होगा, उस दीवार ने, या दोनों स्टार्टिंग में ऐसा भी मान सकते हो कि स्टार्टिंग मोमेंटम क्या था, इसका रुका हुआ था और चलना स्टार्ट किया तो इसका मोमेंटम इसका जीरो था, टकराने के बाद भी टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसके पास जो बदलाव आया और इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, या ऐसे कहो जितना इम्पैक्ट इसको मिलेगा उसका ही इम्पैक्ट क्या होगा, उसको जाएगा, तो आपके पास वो जो दीवार है वो चलेगी नहीं, उसको जो इम्पैक्ट फील होगा या जो आपके पास जो मोमेंटम उसको ट्रांसफर होगा वो इतना ही होता है, जितना मॉलिक्यूल का अपना रहेगा उतना ही मोमेंटम क्या होगा, उसको मिलेगा। क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम जितना आपके पास यहाँ पे 2mv आया तो उस दीवार को कितना मिलता है, +2mv। इसको अगर आप, चलो इसको आप नेगेटिव बोलते तो आपके पास ये हो सकता है प्लस आता, तो ये माइनस, तो हमें वैल्यू यहाँ ट्रीट करना है तो कुछ भी ले सकते हो आप, एक प्लस या माइनस, तो 2mv का ट्रांसफ़र होता है, ये आपको यहाँ पे कोलिजन थियरी में बताया जाता है, या आपके पास इलास्टिक कोलिजन में ये होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल इस दीवार पर टकराया, इलास्टिक कोलिजन है, तो मॉलिक्यूल का कितना चेंज हुआ होगा, -2mv, तो दीवार को कितना मिला होगा, यानी जो वॉल यानी जो सरफेस है उसको कितना मिला होगा, 2mv, और किस डायरेक्शन में उसने इम्पैक्ट दिया होगा, कहाँ, उस साइड, ओके, तो दीवार पे क्या होगा, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा। फिलहाल मोमेंटम कितना मिला उसे, 2mvrms, ओके। अगला देखो, जब मॉलिक्यूल वहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इधर वापस आएगा फिर टकराएगा, तो अभी हमारा अजम्पशन ऐसा है कि मॉलिक्यूल सीधा जाएगा और टकरा के यहाँ से फिर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ तक आएगा। तो ये लेंथ अगर हम लोग एल कह दें तो कितनी लेंथ, यानी इस दीवार तक आएगा और फिर जाएगा, तो आने का लेंथ एल और जाने का एल। तो अगर आप टाइम निकालो, टाइम किसका, टेकन टू, या टाइम टेकन, या टाइम बिटवीन लिख लो, टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी टू कोलिजन के बीच में, यानी दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, सक्सेसिव का मतलब हुआ एक के बाद दूसरा, तो टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ पे टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव, दो लगातार, इसको और लिखना चाहो तो कह सकते हो टू कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में, दो लगातार एक के बाद वाला दूसरा कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, जिसे हम सक्सेसिव टर्म इस्तेमाल करते हैं। टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन क्या रहेगा आपके पास, ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 2l डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होगा, वेलोसिटी। ये आपके पास क्या हो गया,
ये आपके पास दो कोलिजन के बीच का टाइम हो गया, दो कोलिजन एक के बाद दूसरा, टू कंटिन्यूस कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, या एक के बाद दूसरा कोलिजन, ये सारी बातें सेम है। ये आपके पास क्या हो गया, टू कोलिजन्स के बीच का क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके ओके, तो चलो अब अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कितने कोलिजन आपके पास यहाँ पे क्या हो रहे हैं इस पर्टिकुलर दीवार पे, तो क्या कहेंगे, पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। इस चीज को समझो, आप कह रहे हो कि आपके पास दो कोलिजन के बीच में यानी एल डिस्टेंस आया होगा और एल डिस्टेंस गया होगा, तो टाइम कितना आया, ये आया 2L/v आया। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो 2L/v टाइम लगा, इसमें कितना कोलिजन हुआ, एक ही तो कोलिजन हुआ, एक कोलिजन के बाद जो दूसरा आएगा, तो यानी एक कोलिजन का टाइम हुआ। हर एक कोलिजन कितने टाइम के बाद हो रहा है, इसकी वैल्यू अगर मैं 10 सेकंड कह दूं एग्जाम्पल एंगल से, तो हर एक कोलिजन कितनी देर के बाद इसी दीवार पर, जो यहाँ पे दीवार है वो कितने टाइम के बाद हो रहा है, 10 सेकंड के बाद हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपके पास 2L/v में कितना कोलिजन हो रहा है, एक कोलिजन हो रहा है। हमें चाहिए कोलिजन 1 सेकंड में कितना हो रहा, तो 1 सेकंड में जो कोलिजन हो रहा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2L/v, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी v क्या आ जाएगा 2L। यानी आप यहाँ से क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। बेसिकली ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, किसी चीज़ का रिपीट होना, टकराना क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई ये बेसिकली, ठीक है ना। तो हम लोग इसे बात कर सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या टकराने की। फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, कितनी बार टकरा रहा है, लेकिन कितने में, इन 1 सेकेंड। तो आपके पास क्या होगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इनवर्स यानी रिवर्स हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, v/, रिजल्ट क्या आएगा 2L। अब यहाँ से कहानी देखो, ये वाला पॉइंट जो है ना बड़ा अजीब पॉइंट है। पहला इसमें आपने टाइम निकाला और फिर उसको 1/t कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास, बेसिकली ये टाइम पीरियड हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। ओके, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड किसका, कोलिजन का, ठीक है ना, ऑसिलेशन मत ले लेना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड किस पर, 2 किस पर होगा, उस दीवार पे, यानी उस दीवार पर कितना, यानी उस वॉल पर कितना 1 सेकंड में कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे जो भी नंबर आप रख दो, जो मान लो 50 आ गया, तो एक मॉलिक्यूल कितनी बार टकरा रहा है, 50 टाइम्स। 60 रख दो तो 60 टाइम। तो आपके पास क्या आ गया, पहला पॉइंट मोमेंटम ट्रांसफर आ गया, दूसरा कितने टाइम में हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, कोलिजन आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग टोटल, यानी इस दीवार पर ये जो आपके पास सरफेस है, उस सरफेस पर, इस फेस पर कितना टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से अगला स्टेप लेंगे, और अगला स्टेप देखना जरा क्या है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, यानी उस सरफेस पर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल, total momentum transfer to wall in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपके पास कितना उस पर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब टोटल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कहेंगे नंबर ऑफ, टोटल कैसे निकालते हैं, जैसे आपने कहा कि एक कोई भी चीज़ 10 रुपए की है और 5 चाहिए, तो 10 इंटू क्या कर दो, 550 हो जाएगा। तो एक का निकालो और नंबर ऑफ कितने है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल ने कितना ट्रांसफर किया मोमेंटम, एक मॉलिक्यूल ने कितना ट्रांसफर किया, 2mv RMS, ये RMS ही होगा। एक मॉलिक्यूल ने कितना ट्रांसफर किया, 2mv RMS। अब वो मॉलिक्यूल कितनी बार टकराया 1 सेकेंड में, ये आपके पास क्या है, कोलिजन है 1 सेकेंड का, और हमें 1 सेकेंड में ही चाहिए, तो कितनी बार, यानी ये आपके पास एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया और कितनी बार किया, और कितनी बार किया आपके पास v RMS बाई क्या हो जाएगा 2L। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल का टोटल मोमेंटम हो गया, यानी टोटल
मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये 1 मॉलिक्यूल का है और हम तो कह रहे टोटल, तो ऐसा जरूरी तो थोड़ी ना है कि एक ही मॉलिक्यूल उधर गया होगा, उसमें तो हजारों मॉलिक्यूल होंगे। तो आपके पास यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाए, ये एक का आ गया और जितने का चाहिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक और अजम्पशन मानते हैं कि इस कंटेनर के अंदर n मॉलिक्यूल हैं जो कि x में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो x में n/3, y में भी कितने होंगे n/3 और z में भी कितने होंगे n/3। तो इस साइड कितने मॉलिक्यूल गए होंगे, इधर जो ट्रैवलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे n/3 होंगे। तो इसमें n/3 कर दो, तो जितने भी मॉलिक्यूल आ रहे थे वहाँ पे 1 सेकंड में जितना भी उन्होंने क्या मोमेंटम ट्रांसफ़र किया होगा उस दीवार पर वो आपके पास वैल्यू आ गई कितना 2m/s, यानी एक का ये नंबर, ये टोटल एक का बना इंटू कितने मॉलिक्यूल ना ये हो गया, लेकिन कितने के अंदर 1 सेकंड के अंदर। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 गया, ये यहाँ पे क्या हो गया Vrms क्या हो गया यानी यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 1/3 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल का मास है, और आपके पास क्या हो जाएगा Vrms का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक चीज और चल रहा है डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है L। अब मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल या मोमेंटम ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसफर 1 सेकेंड क्या होता है, फोर्स पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स आपके पास होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड क्या होता है, फोर्स होता है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या आ गया, यही चीज आपके पास क्या बन गई, फोर्स बन गई। और उस दीवार पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 1/3 Nm/Vrms²। इसका एक एक स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, काम का हो सकता है। फिलहाल अब मोमेंटम ट्रांसफर आ गया आपके पास पर सेकंड, और मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, फोर्स। कौन सा फोर्स, टोटल उस दीवार उस सरफेस पर जितना टोटल नेट फोर्स आया होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, F हो गई। अब हम लोग फोर्स को प्रेशर के टर्म में अगर लिखना चाहें तो आपके पास फिर से फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अब यही फोर्स आपके पास अपॉन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर बेसिकली 90 डिग्री वाला होगा और मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा ही जाकर टकरा रहा, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर को P और एरिया को A, और ये वाला L भी इधर हम लोग ले लेते हैं, तो आपके पास L हो जाएगा, और 1/3 Nm/Vrms का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो एरिया इंटू लेंथ, अब क्या है आपके पास, ये आपके पास सरफेस है और ये लेंथ आपने क्या लिया L। अब ये लेंथ भी L होगी क्योंकि हमने क्यूब कंसीडर किया, ये भी L होगा, तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया इक्वल टू L इंटू L होगा, तो L² और एक और लेंथ आ गया, तो एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू ये L² हो गया और एक L तो L³ हो जाएगा, और एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा आपके पास, वॉल्यूम, यानी उस कंटेनर यानी वो जो आपके पास क्यूब लिया गया उसका पूरे का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बेसिकली बन गया फॉर्मेट क्या, P इंटू वी इक्वल टू क्या बन गया 1/3 Nm/Vrms का क्या बन गया, स्क्वायर, जहाँ पे आपके पास P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, 1/3 N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द कंटेनर, यानी जो भी आपने कंटेनर लिया होगा, M क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये मोलर मास नहीं है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, इनटू क्या होगा Vrms, जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो हमारे पास देखो क्या फॉर्मेट आया है, PV इक्वल टू क्या है 1/3 Nm इंटू क्या है Vrms, जहाँ P क्या होगा प्रेशर, V क्या होगा वॉल्यूम, N क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड M क्या होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके Vrms, लेकिन इस फॉर्मेट के आगे हम लोग एक स्टेप जाएंगे, तो देखो यहाँ पे ये वाली इस चीज को देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा,
आप किसी चीज़ का अगर मास लिखना चाहो, जैसे मान लो कि आपके पास कहीं पे कोई भी गैस अगर है या कोई भी चीज़ है, इसका मास लिखो, तो जो मास होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये आपके पास क्या बन जाता है, मास बन जाता है। तो ये आपके पास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये क्या था आपके पास, मास ऑफ, क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपके पास आरएमएस स्पीड है। और पी क्या है, प्रेशर। और वी क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम। तो यहां से इसको अगर हम और आगे ले जाएं तो P इंटू वी इक्वल टू क्या बन रहा है, 1/3। ये क्या बन गया, मास इंटू क्या बन गया, वी आर एम एस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट करो, आपके पास 2 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई। तो ज़रा ध्यान से देखो, इस P और V को ऐसे ही रखो, 1/3। ये वाला 2 इधर ले लो तो ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाफ मास। ये मास को मैं एम नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये टोटल मास हो गया, यानी वो कंटेनर के अंदर जितना भी आपने क्या लिया, वो गैस लिया, उसका क्या होगा, टोटल मास इनटू क्या हो गया, वी आर एम एस मास और वी आर एम एस स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। और इसको इसके नीचे ले लो तो आपके पास P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई, ये काइनेटिक एनर्जी बाई क्या हो गया, वॉल्यूम। और इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, P इक्वल टू 2/3 ऑफ क्या लिख देते हो, E। जहाँ पे E आपके पास क्या होगा, E इक्वल टू होगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, डेंसिटी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके पास क्या बन गया, E। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट एक आता है 2/3 ऑफ E। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग इसी के आगे फिर से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, P ऑफ V इक्वल टू क्या है, 1/3 NM BRMS। इसी से एक तो ये आपको फॉर्मेट क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेटिंग होती है। ये मास है, इसके नीचे ले आओ तो देखो यहाँ प्रेशर इक्वल टू, यानी दूसरा फॉर्मेट इसका क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसी वाले, ये आपके पास रिजल्ट है, ये आप लर्न कर लेना। यहाँ से दूसरा फॉर्मेट क्या आएगा, P इक्वल टू 1/3, ये मास बन गया। और ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखो, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी हो जाएगी इनटू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर। तो ये आपके पास P इक्वल टू 1/3 ऑफ रो वी आर एम एस स्क्वायर भी हो जाएगा। यहीं से हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आया था स्टार्टिंग वाला रिजल्ट वो प्रूव होगा। तो अब जरा चलते हैं एक स्टेप और आगे, यानी एक फॉर्मेट दूसरा, वो कभी कभी ये इसके नीचे भी लिख दिया जाता है, यानी इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है, इसको इसके नीचे ले लो तो N/V हो जाएगा। और इसको अगर इसके नीचे लेते हो तो यही फॉर्मेट आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट आपके पास होगा, क्या फॉर्मेट होगा आपके पास यहाँ पे, P इक्वल टू क्या होगा, 1/3, ये हो जाएगा छोटा n, ये कि मोल नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, m इनटू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर। जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, छोटा n इक्वल टू क्या होगा, N/V। ये लिखना ठीक नहीं है क्योंकि n मोल को आप रिप्रेजेंट करते हो, बट ध्यान रखना ये नंबर ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, नंबर डेंसिटी बोल देते हैं। तो वो फॉर्मेट एक है, फॉर्मेट एक है, फॉर्मेट। अब चलते हैं एक और स्टेप आगे, इसी को हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को अगर और एक स्टेप आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, इसको यहाँ ले लो तो आपके पास रिजल्ट है क्या, PV इक्वल टू 1/3 NM इंटू क्या है, VRMS का क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ से
हम लोग कन्वर्ट करने की इसको कोशिश करते हैं अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर। तो देखो ज़रा कैसे ये कन्वर्ट होगा। तो पी वी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी होगा। अब पी वी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एन आर टी। अब एन यहाँ पे क्या होता है, ये वो वाला नहीं है एन, एन यहाँ पे क्या होता है, मोल होता है। और मोल क्या होता है, जो मास इस्तेमाल किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोल सकते हो, वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। हालांकि वेट फिजिक्स में अलग चीज़ है, बट यहाँ पे कह सकते हो जो मास इस्तेमाल किया है, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम। तो आप कहोगे मास जो इस्तेमाल किया है, यानी वेट ओवर मॉलिकुलर मास, या मास जो इस्तेमाल किया डिवाइडेड बाई क्या होगा, मॉलिकुलर मास इंटू क्या हो जाएगा, आर टी। तो जो मास इस्तेमाल किया वो ऊपर आता है और मोलर मास कहाँ आता है, नीचे। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इसका बता सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने ऑक्सीजन 5 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 32, और 5 ग्राम ऊपर हो जाएगा। तो जो इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर, ये आपके पास क्या हो गया, मास। अब इसको अगर हम लोग और थोड़ा ठीक से देखें तो पीवी की जगह ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको अगर हम रखें तो इस W जो अजीब सा दिख रहा है, ये बेसिकली मास है। कौन सा मास, इस्तेमाल किया हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मास ही लिख लेते हैं, या फिर छोटा m भी लिख सकते हो, मास जो मास ओवर जो इस्तेमाल किया गया डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम आर टी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ये आपके पास ऑलरेडी क्या बन चुका था, मास बन चुका था। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर इसको देखो तो आपके पास हुआ 1/3, ये बन गया मास, टोटल मास जो आपने इस्तेमाल किया कंटेनर के अंदर, वी आर एम एस। और इसकी जगह क्या रख सकते हो, जो इस्तेमाल, यानी पीवी की जगह ये वाली हिस्सा यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मास जो इस्तेमाल किया गया डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोलर मास इंटू क्या हो जाएगा, आर टी। देखो मास, ये मास कट कर देगा। मैं इसको m इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि m आपने किसको दिया, 1 मॉलिक्यूल, ये टोटल मास होगा यहाँ पे, और इसको यहाँ ले लो। तो आपके पास वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 RT मोलर मास विच इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर, और ये रूट ले लो। तो आपके पास वी आर एम एस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 RT क्या हो जाएगा, m, वेयर m इज द मोलर मास, क्योंकि m यहाँ पे मोल में क्या इन्वॉल्व होता है, मोलर मास। तो 3 RT क्या बन गया आपके पास, मोलर मास बन गया। अब इसी को आप एक और मॉलिक्यूल के मास में आप इसको ओपन कर देते हो। कैसे, आप इसी चीज को कैसे लिखोगे, वी आर एम एस, ये रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दूसरा वाला भी इसके जैसे ही 3 RT क्या होगा, मोलर मास। ये लिखा जाता है आपके पास मास ऑफ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, n0 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी पार्टिकल। टोटल 1 मोल का मास होता है, इसमें n0 जो कि एवोगाड्रो नंबर होगा, n0 इसका वैल्यू फिक्स होता है। n0 की वैल्यू आपको पता होगा, n0 की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 या 22 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 पर क्या होगा, प्लस का 23। इतने नंबर, ये कुछ नहीं, एक नंबर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं, जिसे हम एक मोल का एक नंबर बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी। तो मोलर मास मतलब इतने नंबर का मास जो होता है, तो नंबर इंटू मास ऑफ 1। तो यहाँ पे जो m होगा वो किसका होगा, 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, मास, एक मॉलिक्यूल का मास है। ओके, अब ये वाला जो हिस्सा बन रहा ना आपके पास, ये वाला हिस्सा क्या बन जाता है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आर वाई एन नोट के बन जाता है। तो 3 KT क्या हो जाएगा, m। ये आपके पास क्या हो गया, आर एम एस स्पीड का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो आर एम एस स्पीड का दूसरा रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, 3 KT/m। स्टार्टिंग में आपको ये रिजल्ट और ये दोनों ही आपको ध्यान रखना, जब RT/m होगा तो नीचे मोलर मास होगा, और 3 KT/m होगा तो नीचे क्या होगा, m। यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होती है, ऑर्डर इसी को डिवाइड करोगे तो 1.3 10⁻23, लेकिन हर जगह अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पे देना ठीक नहीं है। बट 3 KT क्या होगा, m थोड़ा बहुत वैल्यू डिफर करेगी, क्योंकि आप कहीं कहीं 6.02, कहीं कोई लोग 6 ले लेता है, उसके अकॉर्डिंग तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। आइए आपके पास मैं साइड वर्क कर देता हूँ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा, r/, क्या होता है, n0। ये आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। r की वैल्यू पता होती है 8.314, ये वैल्यू n0 की क्या होती है, जो भी आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ किसका, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल का। थैंक यू सो मच।